आज हम जिस टॉपिक बात करने वाले हैं, मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि यह है क्या, और अपने विद्यालय को हम स्वच्छ क्यों करना चाहते हैं। तो इसका तो आंसर तो सिंपल है कि हमारा विद्यालय साफ सुथरा दिखे। भाई सफाई तो होनी चाहिए, हम इसलिए स्वच्छ करना चाहते हैं। तो अगर इतना अर्थ अगर हम इसका लगा पा रहे हैं तो सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है। हमारा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय क्यों हो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कई तरह के गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल रिसर्च हुए, सर्वे हुए और उसमें ये रिपोर्ट आई। ठीक है, अभी आप अगर देखेंगे बांग्लादेश में भी इस तरह के कई रिसर्च हुए हैं और अन्य देशों में भी हुए हैं, भारत में भी हुए हैं। रिसर्च में साफ ही आया कि अगर हमने अपने विद्यालय में साफ सफाई, जल से संबंधित अगर इतना सारा काम कर लिया, केवल साफ सफाई जल से संबंधित ये सारा काम कर लिया, तो करीब उपस्थिति जो है 12 से 15% तक बढ़ जाएगी, ठहराव बढ़ जाएगा विद्यालय का। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि विद्यालय में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं जिस पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अगर बेहतर स्वच्छता होगी विद्यालय में, तो बेहतर स्वच्छता होगी तो बेहतर स्वास्थ्य होगा। सबके लिए है, रसोइया के लिए है, बच्चों के लिए है, हमारे लिए है। और अगर बेहतर स्वास्थ्य होगा तो कम बीमारियां होंगी, और अगर कम बीमारियां होंगी तो आप जानते हैं कि क्या होगा, हाजिरी में सुधार होगा और ड्रॉप आउट दर में गिरावट होगी। और अगर हाजिरी में सुधार होगा तो विद्यार्थियों में बेहतर प्रदर्शन होगा, और जब बेहतर प्रदर्शन उनका लगातार हो रहा होता है, बच्चे सीख रहे होते हैं, जब रोज आएंगे तो सीखेंगे, आप ही कहते हैं, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। और जब वो बेहतर प्रदर्शन होगा, सीखेंगे तो निपुण जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो निपुण बनेंगे तो आर्थिक उन्नति होगी। बच्चे अपने स्थिति में जहाँ भी जैसे वो निपुण बनेगा तो वो इतना सक्षम हो जाएगा कि अपने आप से वो सीख के आगे बढ़ जाएगा, उसका बुनियाद तैयार हो जाएगा सीखने के लिए। इसलिए हमें अपने विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय बनाना है। ठीक है, बनाने के लिए विद्यालय को जो है स्वच्छ बनाने के लिए सबसे बड़ी जो मुझे जो दिखता है सबसे बड़ी बात वो क्या है कि प्रभावी बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमने आज सफाई करा दिया इस अभियान के नाम पे, तो 1 महीने के बाद फिर वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लाना है, बदलाव लाना है। ठीक है, आदत में बदलाव लाना है। सफाई से संबंधित जो आदतें हैं वो लानी है, और अगर ये ले आए तो सफलता हमको मिलेगी और ये टिकाऊपन रहेगा। ये कई सालों तक नहीं, हो सकता है वो बच्चे की पूरी जिंदगी रहेगा, काम आएगा। ठीक है, व्यवहार सिखाने के लिए स्कूल एक आदर्श जगह है, हम जानते हैं इस चीज़ को। जो चीज़ें हम विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय में 6 से 7 घंटे आता है, जो बातें हम विद्यालय में उसको सिखा देते हैं, फिर उसको सिखाने वाला बाहर कोई नहीं मिलेगा और सिखा भी नहीं पाएगा। तो ये आदत, और ये हर बच्चे का अधिकार है। ठीक है, तो बच्चों और अध्यापकों के लिए पीने का जल, हाथ धोने की व्यवस्था, शौचालय और साबुन की व्यवस्था, इतनी चीज़ें तो हर हाल में ये होनी चाहिए। इतना कर भी सकता है। ठीक है, हर कोई कर सकता है। बच्चा अपने परिवार और समुदाय के भीतर जल, सफाई और स्वच्छता व्यवहारों में सुधार के लिए परिवर्तन का वाहक बन सकता है। इसलिए अपने विद्यालय को हमें स्वच्छ करना है। अपने विद्यालय में स्वच्छता से संबंधित हमें आदत बच्चों के अंदर इसलिए विकसित करनी है ताकि वो परिवर्तन का वाहक बनेगा, और अगर बन गया एक बार तो समुदाय और उस गांव को भी स्वच्छ कर देगा। ठीक है, जब बच्चा स्वस्थ होता है तो उसकी याददाश्त, उसकी काम करने की क्षमता, भाषा और समस्या समाधान के कौशल में सकारात्मक सुधार, तो ये हमारी तो फायदा करेगा। अगर ये चीज़ें हैं तो जल्द जो हम पढ़ा रहे हैं कम मेहनत में बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि अपने विद्यालय को हम स्वच्छ क्यों करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पे हमें अलग ध्यान देने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे ड्रिंकिंग वाटर पे, मानव संसाधन पे बात करेंगे, कक्षा कक्ष पे बात करेंगे, कार्यालय पे बात करेंगे, पुस्तकालय, रसोई घर, शौचालय, विद्यालय परिसर पे हम बात करेंगे। अब बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर, बात करते हैं तो पीने का साफ पानी होना चाहिए। अगर आपके विद्यालय में पीने का साफ पानी नहीं है तो विभाग को रिपोर्ट करिए और कोशिश करके आप विद्यालय में साफ पानी की व्यवस्था करिए। ठीक है, साफ पानी ना पीने से कई प्रतिशत, इसकी संख्या है प्रतिशत में, ठीक है, बच्चे बीमार हो ही जाएंगे। जल संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती, संचारी रोग में हम डिस्कस करेंगे। तो उस कंडीशन में हमने कई देखो कि टीचर अपने लिए व्यवस्था कर रखा है पानी की बोतल। हम इतने संवेदनहीन नहीं बन सकते कि अपने लिए साफ पानी और बच्चों के लिए जल जैसा पानी आ रहा है हमको दे सकते, नहीं दे सकते। ठीक, कुछ दिन अगर आप नहीं पी पा रहे हैं,
आप इतना सेंसिटिव हैं आप अपने लिए सेंसिटिव, तो पीजिए 2-3, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर उनके लिए भी व्यवस्था करिए आरओ, नहीं तो पानी जो रिबोर करके फिर से और पानी की जाँच कराइए, ठीक है। देखिए कि TDS उसका जो है 150 से ऊपर ना हो। तो ये हमारा ये कर्तव्य भी है, ठीक है। जल की टंकी की सफाई होनी चाहिए, ध्यान बीच-बीच में आप चेक करते रहें, महीने में 1 या 2 बार सफाई अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग हो रहा हो, इससे बच्चे सीखेंगे भी और पानी संबंधित बहुत सारी बातें होती हैं। तो अगर जहाँ-जहाँ जिस विद्यालय में कई हमने देखा कि कई संस्थाओं ने इसको लगाया गया है, जल संरक्षण तकनीकें लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी वो ऐसे पड़ी हुई हैं, तो उस कंडीशन में आप उपयोग करिए, बच्चों से बात करिए। हाथ धोने के लिए मल्टीपल हैंड वाश की व्यवस्था होनी चाहिए, लगभग सभी विद्यालयों में है, अगर नहीं है तो आप इसकी व्यवस्था हमें कर ही लेनी होगी। समय समय पर पानी की जांच की जाए, आरओ या वाटर प्यूरीफायर की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है। एमडीएम खाने से पहले साबुन से हाथ धोने की आदत बनाई जाए। हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि साबुन से हाथ धोना चाहिए, साबुन से हाथ धोने के लिए आदत विकसित की जाए। और ये करीब मुश्किल लगता है कि 10 से 15 दिन तक हमें इस काम करने की आवश्यकता है कि बच्चा जान के हम खड़े होके उसको खाने से पहले बच्चे को हाथ धुलाएं। और ये 10 से 15 दिन करेंगे तो हमें लगता है फिर ये ऑटो मोड पे चला जाएगा, आदत बन जाएगी। और जब आदत बन जाएगी तो हम काफ़ी हद तक उस बच्चे को सुरक्षित कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मानव संसाधन का उपयोग। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, रसोइया, छात्र, ठीक है। अगर हमारे अंदर ही वो समझ नहीं है उसके बारे में, साफ सफाई के बारे में कि कैसे रखनी है और क्या इससे होने वाला है, तो अगर ये नहीं है तो फिर बाकी चीज़ें तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्रधानाध्यापक को समझ नहीं है, शिक्षक को समझ नहीं है, रसोइया को समझ नहीं है, तो इस छात्रों को अगर समझ नहीं है तो हमें सबसे पहले तो ये अपने अंदर इसकी समझ विकसित करनी पड़ेगी, स्वच्छता से संबंधित, संचारी रोगों से संबंधित। और ये अगर विकसित हो जाएगी तो बाकी कार्य आसान हो जाएगा। साफ सफाई के लिए अगर प्रभारी शिक्षक नियुक्त कर दिया था तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अलग से ध्यान दे पाएगा, अलग से कार्य कर पाएगा। बाल संसद में स्वच्छता से संबंधित मंत्री और अधिकारी बनाए जाएं और उन्हें ट्रेनिंग और अधिकार दिए जाएं। जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, ये बाल संसद के अधिकारी हमारे स्कूल के अधिकारी हैं। और ये आज ये फोटो कई साल पहले की फ़ोटो है, क्योंकि अभी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम हूँ, दूसरे ब्लॉक में मैं कार्यरत हूँ, लेकिन वो विद्यालय अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, निगरानी में है, बात में करता रहता हूँ। तो ये प्रधानमंत्री हैं ये जो है उद्यान मंत्री हैं, उनके सहायक उद्यान मंत्री हैं। तो ये हमारे किचन गार्डन की तब की फ़ोटो थी, तो मैंने अपने मोबाइल में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसमें यूज कर लेते हैं। इसमें जितनी फ़ोटो है मैंने अपने विद्यालय की यूज की है, और वो इसलिए यूज की है क्योंकि कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं थ्योरी पे बेस, एज ए थ्योरी सर आप बता रहे हैं, ऐसा व्यवहार में नहीं होता है। होता है, आप करते हैं, हम करते हैं, वो दिखता है, ठीक है। बाल संसद पे मैं अलग से इस पर वीडियो डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है बाल संसद को लेकर, यहाँ पे मैंने लिखा ट्रेनिंग और अधिकार। बाल संसद कोई खेल नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, हमने चुनाव करा के और उनको दायित्व दे दिया, विभाग आवंटन कर दिया, खेल नहीं है। इस चीज़ को समझने का, उनको अधिकार भी दिया जाए और उस अधिकार का महत्व भी हो। अब हमारे स्कूल की मैं बात करूं, या जो एमडीएम जो मंत्री होता था या एमडीएम जो विभाग जिसको था, उसका अधिकार था, वो टीचर से ज़्यादा अधिकार था। अलग बात है कि जो पावर थी, लेकिन मैंने इतना उनको ट्रेन कर रखा था कि ये पूरा डिसीजन ले सके, खेल मंत्री पूरा डिसीजन ले सके खेल के बारे में। तो हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वजह डिसीजन कभी कभी बच्चे गलत ले सकते हैं। तो थोड़ी बहुत अगर 10, 12, 15, 20 दिन तक अगर हमने काम कर लिया, निगरानी में रखा और फिर उनको अधिकार दिया, ठीक है। हमारी बात मैंने कहा था रसोइया से मैंने कर रखा था, मेरी जितनी बात की, जितनी अहमियत है, उससे ज़्यादा कहीं जो है इन एमडीएम से जो संबंधित जो बच्चे हैं, जो एमडीएम मंत्री है या उससे संबंधित जो सहायक, उनकी महत्व उतनी हमसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रसोइया को मैंने बताया था, मैंने बच्चों को अधिकार दे रखा था, तो वहाँ पे बाल संसद जो है सक्रिय था, तब हम मानेंगे कि बाल संसद हमारा सफल है। तो ये इसलिए हमने रखा कि ट्रेनिंग और अधिकार हमें अगर लिखित में देना पड़े तो भी लिखित में दे देना चाहिए। संबंधित प्रतियोगिता कराए, अब तो आदेश आ गया है डीजी सर का, ठीक है, आदेश आ गया है, तो अभी भी इसको खेलना समझा जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्टिव तभी होगा जब उनको हम अधिकार देंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। कक्षा कक्ष की बात करते हैं, कक्षा कक्ष साफ सुथरे होने चाहिए, पंखा, ट्यूबलाइट और बल्ब से सभी तरह की धूल हटा देनी चाहिए। कक्षा कक्ष में डस्टबिन होना चाहिए जिसका उपयोग बच्चों द्वारा किया जा रहा हो। डस्टबिन होना नहीं चाहिए, उसका उपयोग भी किया जाना चाहिए, दोनों चीज़ें कि डस्टबिन होना चाहिए, डस्टबिन हो और उपयोग करें, ये आदत बनानी होगी, ठीक है। वरना ये अभियान है, 1 महीने के बाद फिर वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं अपने विद्यालय में हम आदत के रूप में विकसित करें। हमने कहा कि प्रभावी बदलाव करेंगे तभी सफलता मिलेगी और टिकाऊपन रहेगा।
कक्षा कक्ष में सभी शिक्षण सामग्री सही दशा में निर्धारित स्थान पर चस्पा होनी चाहिए। ठीक है, सही दशा हमने लिखा है, फटी है वो भी टंगी हुई है। ठीक है, आधी है आधी गायब है, कहीं ऊपर लगी है कहीं नीचे लगी है। सही दशा में सही स्थान बच्चों के दृष्टि स्तर पर ही होना चाहिए, ध्यान रखें, कहीं ना ज़्यादा नीचे हो ना कहीं ज़्यादा ऊपर हो। अगर है तो उसको आप हटवा के आप बच्चों के दृष्टि स्तर पर लगवा दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि कक्षा कक्ष में साफ सफाई और संबंधित रोगों के बारे में पोस्टर भी लगाए जाएं, यदि डेस्क बेंच उपलब्ध हो तो सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए। कक्षा कक्ष में शैडो लविंग प्लांट लगाए जाने चाहिए ताकि सुंदरता भी बढ़ जाएगी कक्षा कक्ष की और साफ सफाई भी अच्छी दिखेगी और रहेगी भी। तो शैडो लविंग प्लांट इस समय बहुत सारे आ रहे हैं, आप लगा, मैंने बहुत सारे विद्यालय में देखा कि कमरे के अंदर ऑफिस के अंदर लगा के रखा है, बहुत अच्छा है। कार्यालय की बात करें, कार्यालय साफ सुथरा होना चाहिए, कार्यालय में डस्टबिन होना चाहिए जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, सभी रजिस्टर और अभिलेख सही स्थान पर होना चाहिए। कार्यालयों में महापुरुषों की फोटो सही फ्रेम में लगी होनी चाहिए। कार्यालय में रसोई से संबंधित या अन्य सामग्री ना रखी जाए, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने विजिट में कहीं पे देखा कि रसोई में आलू रखा हुआ है, चावल रखा हुआ, अगर है तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, रसोई घर में उसका स्थान है, डिब्बे में उसको जो है वहाँ पे रखवाइए। ठीक है, तो जो कार्यालय संबंधित या इस तरह की जो वस्तुएं हैं कार्यालय से संबंधित या स्कूल के शैक्षणिक कुछ सामग्री वो आप कार्यालय में रखें। रसोई का जो है बर्तन या उससे संबंधित आलू या चावल ये कार्यालय में बिल्कुल भी ना, कार्यालय की तरह दिखेगा। ठीक है, कार्यालय में समय सारणी, निपुण लक्ष्य, निपुण छात्रों की सूची चस्पा होनी चाहिए। ठीक है, पुस्तकालय में पुस्तकें वर्गीकृत हों, व्यवस्थित होनी चाहिए, पुस्तकालय समित बनाई जाए, पुस्तकालय साफ सुथरा दिखना चाहिए, पुस्तकालय में पुस्तकालय संबंधित प्रतियोगिता, उपयोग, लाभ, विचार के पोस्टर लगाए जाने चाहिए जिससे वो हमारा पुस्तकालय सक्रिय हो। रसोई घर पे बात कर लेते हैं साफ सफाई में। रसोई घर में क्या है कि रसोई घर हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए। रसोई घर में क्या है कि ब्रांडेड मसाले यूज करने चाहिए। क्या होनी चाहिए? ब्रांडेड मसाले यूज करने चाहिए। रसोई घर की खिड़कियों में नेट लगाया जाना चाहिए। देखिए, ब्रांडेड मसाले, एयर टाइट डिब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रांडेड यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कभी खराब आ जाएंगे। कई केस होते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, एक तेल वाला केस देखा था ना, बिहार का केस था। ठीक है, तो हमें ब्रांडेड जो है मसाले और तेल का यूज करना है और एयर टाइट डिब्बे में रखना है। अगर खुला रखेंगे ऐसे तो क्या होगा, मॉइस्चर जाएगा, मॉइस्चर जाने के बाद ख़राब हो जाएगा, तो वो उसको यूज करना तो और ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, नेट लगाया जाना चाहिए खिड़कियों में। अगर रसोई है आपके पास, ऊपर अगर खुला है और रोशनदान और खिड़की अगर है तो उसमें नेट लगा देंगे तो छिपकली, कीड़े मकोड़े 50 से 60-70% चांस कम हो जाएगा अंदर घुसने का। और रसोई घर में अगर नहीं जाएगा तो फिर वो खतरा जो बना रहता है, रसोइयों को बार बार ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान रखते हुए भी कभी कभी कीड़ा जो है वो घटनाएं घट जाती हैं दुर्भाग्य से, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। काफ़ी हद तक 70 से 80% ये उसको रोकेगा। रसोई घर में रनिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर में उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये इंश्योर होना है कि हमें कि किचन में प्रकाश की व्यवस्था है या नहीं है, नहीं है तो हमें करानी हर हाल में। गैस चूल्हे का उपयोग ही किया जाना चाहिए। रसोइयों को साफ सफाई के बारे में जानकारी हो। रसोईया खाना बनाने और परोसने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है और ये हमें कराना है। खाना बनाने से पहले और परोसने से पहले साबुन से हाथ धोए। और हमने कहा कि ये प्रभावी बदलाव की ओर हमको ले जाना है, प्रभावी बदलाव हो। और ये अगर हमने 15 से 20 दिन इस पर काम किया अपने सामने, या अगर बाल संसद बना रखा है तो वो जो बच्चे हैं बाल संसद में जो विभाग में उनको मिला है एनडीएम वाला, अगर वो बच्चे जाके या उसके जिस भी संबंधित जो बच्चा जाके ही अगर ये काम करा लेता है, रसोइयों से हाथ धुला लेता है और 10 से 15-20 दिन करेंगे तो ये फिर व्यवहार क्या होगा, उनकी आदत बन जाएगी। तब फिर हमें उनको ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी वहाँ पे। ठीक है, नहीं करेंगे तभी हाथ धोने की आदत बन जाएगी। ठीक है, शौचालय की बात करते हैं। शौचालय साफ सुथरा होना चाहिए। शौचालय बालक बालिका के लिए पृथक होना चाहिए। ठीक है, पृथक शौचालय होना चाहिए। लगभग सभी विद्यालयों में ये चीज़ें व्यवस्था है। अगर नहीं है तो अभी भी आप तेज़ी से उस पर काम करके विभाग से संपर्क करके आप शौचालय की व्यवस्था वहाँ पे कर सकते हैं। शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में नियमित सफाई की जानी चाहिए। शौचालय में उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अगर हैंड वॉश के लिए साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए और उपयोगी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हैंड वॉश के लिए साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए और उपयोग होना चाहिए।
हमने अपने विजिट में कई ऐसे विद्यालय देखे, आप जान रहे हैं कि आपका विद्यालय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि साबुन है लेकिन रोज इस्तेमाल सभी बच्चे नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले कि शौचालय यूज करें और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोएं। आदत बनानी पड़ेगी, बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि क्यों हम हाथ धोते हैं। ठीक है, तो अगर ये आदत बन गई तो हम जानते हैं कि अगर शौचालय के बाद हाथ धोने से या खाना खाने से पहले हाथ धोने से करीब करीब 50 से 60% बीमारियाँ जो जल से संबंधित हैं या और बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो नहीं होगी। और इससे फ़ायदा शिक्षक को ही होना है। अगर बच्चा बीमार नहीं हुआ तो उसकी उपस्थिति, हमने पहले ही बात किया कि उपस्थिति लगातार बनी रहेगी। अगर बीमार कोई अच्छा बच्चा है जो रोज़ आता है, आप कहेंगे नहीं सर बहुत सारे बच्चे नहीं आते, बहुत सारे रीजन है, उस पर हम डिस्कस यहाँ नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छता संबंधी बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं कोई बच्चा जो रोज़ आता है और साबुन से ना हाथ धोने की वजह से जल से संबंधित फैलने वाली या हाथों से ऐसी बीमारी उसको पेट संबंधित हो जाती है और 15 से 20 दिन गायब हो जाए, तो समस्या किसके लिए होगी? हमारे लिए समस्या होगी। कोई निपुण बच्चा है बीमार हो जाए, अगर निपुण बच्चा बीमार हो गया और 15 से 20, 25, 30 दिन तक बीमार हो जाए तो फिर निपुण तो हमें नहीं लगता कि नहीं रह पाएगा, वो नहीं रह पाएगा। 20-30 दिन अगर अस्पताल में चला गया, भर्ती हो गया तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो हमें ये अपने स्कूल में हर हाल में इसको लागू करना होगा। मुख्य बातें जो हैं, साफ पानी, ठीक है, सफाई लगभग जितनी हमारे समझ में हो वो देखते रहिए। दूसरी चीज़ है साबुन से हाथ धोना, रसोइयों को साबुन से हाथ धुलाना, बच्चों को शौचालय के बाद, खाना खाने से पहले और खाना परोसने से पहले, खाना बनाने से पहले साबुन की हाथ धुलने की आदत हमें लगानी होगी, लानी ही होगी। ठीक है, अगर आप बात करें विद्यालय परिसर की तो विद्यालय परिसर हमारा साफ सुथरा दिखे। ठीक है, अगर विद्यालय में कहीं जल भराव हो रहा है तो उसको जल भराव को आप देखिए कैसे मैनेज करते हैं, विभाग को सूचित करिए। अपने से अगर व्यवस्था होती है पंचायती राज विभाग की सहायता से अपने गाँव जो ग्राम प्रधान से उससे कह जल भराव की जो समस्या है उसको खत्म कराएं। विद्यालय परिसर में हरा और नीला डस्टबिन का उपयोग किया जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हरा और नीला डस्टबिन। ठीक है, इसमें मैंने एक एक्टिविटी भी बनाई है और वो जल्द ही मैं इसी चैनल के माध्यम से उस एक्टिविटी को हम आप तक पहुंचाएंगे। कैसे आप बच्चों के अंदर ये विकसित करें कि हरा और नीला डिब्बा से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैंने देखा अभी बहराइच में, अगर मैं बात करूँ बहराइच शहर में देखूँ तो वहाँ पे आप जब निकलेंगे तो देखिएगा, या अपने शहर में खुद आप देखिएगा कि वहाँ पे 2 तरह के डिब्बे रखे हुए हैं, नीला और हरा, लेकिन यूज नहीं हो पाता है। यूज क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम आदत में नहीं ला पाए। सब कूड़ा चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, हमसे नहीं मतलब हरा नीला, जानते हैं हम, लेकिन यूज अभी भी नहीं कर रहे। स्कूलों में भी यूज नहीं हो रहा है। कई संस्थाओं में मैंने देखा, बड़ी बड़ी संस्थाओं में मैंने देखा मैंने देखा जो खुद जो है स्वयं इसी के ऊपर काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं कि कैसे इसका निपटान हो, वहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। अब नगर पालिका परिसर में चले जाइए, नगर पालिका के खुद ऑफिस में चले जाइए, वहाँ डिब्बे तो रखे होंगे लेकिन यूज नहीं। क्यों? क्योंकि हम आदत नहीं बना पाए। तो ये हमें आदत विकसित करने की आवश्यकता है, आदत बनानी पड़ेगी। अपने स्कूलों से शुरुआत करेंगे और स्कूलों में से अगर शुरुआत करेंगे तो ये बच्चे जब बाहर जाएंगे तो वहाँ भी ये मैसेज जाएगा और धीरे धीरे पूरा देश इस कॉन्सेप्ट को अपनाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक फोटो भी देख रहे हैं बायो कंपोस्ट के लिए गड्ढा। मैंने ही वहाँ पे बायो कंपोस्ट बनवाया था। ये भी 5 से 6 साल पहले की फ़ोटो है। ठीक है, तो ये वहाँ पे मैंने नीला हरा डिब्बा का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि एक अलग हमारे पास टॉपिक भी होते हैं, तो उसको अगर हम करके सीखते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है। कभी कभी हम क्लास से बाहर हम एक्टिविटी कराते हैं और स्वयं करके देख लेते हैं ना बायो कंपोस्ट। अब ये टॉपिक अगर है तो इसको करने में क्या दिक्कत है? अपने स्कूल में हम कर सकते हैं। ठीक है, विद्यालय परिसर में बायो कंपोस्ट के लिए गड्ढा बनाकर गीले कूड़े का निपटान किया जाना चाहिए। ठीक है, विद्यालय परिसर हरा भरा होना चाहिए। विद्यालय परिसर के बाहर भी साफ सफाई होनी चाहिए। स्कूल का मैदान समतल और साफ होना चाहिए। परिसर में कहीं भी पड़े मलबे, कचरे, इमारती कचरों को हटाना चाहिए हमको। विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर पेड़ लगाना चाहिए। तो पेड़ लगाने में हम लगा ही रहे हैं, हर साल लगाते हैं 20, 25, 30 पेड़ अपने विद्यालय में, लेकिन सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। तो हमें सुरक्षित करना ही करना होगा। हमें वन विभाग से इसको सीखना हो चाहिए कि रोड के किनारे वो पौधे लगा के और उसमें हरा भरा आ जाता है, हम अपने विद्यालय में लगा के उसको हरा भरा नहीं कर पाते हैं। तो वो जो सुरक्षा उपाय है थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन एक एक पेड़ अगर लगाते
तो हम कह सकते हैं कि 4 से 5 साल 10 साल में आपका स्कूल हरा भरा हो जाता है। लेकिन आज भी मैंने देखा कि अगर बाउंड्री नीची है तो भी वैसे पड़ा हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय देखे कि बाउंड्री नीची होने के बाद भी वो विद्यालय हरा भरा है। ठीक है, अपने ही जनपद में मैंने देखा है। तो स्वच्छता से संबंधित प्रमुख संदेशों को दर्शाने वाले चित्र और पोस्टर लगाए जाने चाहिए, प्रतियोगिता कराई जानी चाहिए। ये मैंने जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, इतना ही नहीं है, ये तो एक आउटलाइन था कि हमारा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय हम कैसे बनाएं, कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ और बहुत सारे ऐसे विचार होंगे, अपने विद्यालय को स्वच्छ बना भी रहे होंगे, अपने विद्यालय को हरा भरा बना भी रहे होंगे। बहुत सारे नवाचार हमारे शिक्षक साथी कर भी रहे हैं, तो अपने विद्यालय में उसको करिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो है आप उसमें साझा करिए ताकि अन्य विद्यालय तक भी मैसेज पहुँचे। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं चाहता था कि मैं डिस्कस करूं और मैंने डिस्कस किया है। बाकी अगर कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे या आप कमेंट्स में इस चीज़ को लिखिएगा ताकि हम उसका आंसर दे सकें और कुछ मैं भी सीख सकूँ आप लोगों से। ठीक है, धन्यवाद।